नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। भारत की सफलता से चिढ़ा चीन, कोरोना टीके के फॉर्मूले को चुराने की साजिश का हुआ खुलासा। चुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी, बंगाल में 20 रैली तो असम में 6 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ करने से कांग्रेस बेचैन, जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलाए आजाद के पुतले। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत, पिता को पड़ी महंगी, आरोपियों ने गोली मार की निर्मम हत्या। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का हुआ विलय, नए चैनल का नाम होगा संसद टीवी। नजर डालते हैं पहली खबर पर। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप झेल रही चीन की नजर अब भारतीय वैक्सीन पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफार्मा के हवाले से कहा है कि चीनी हैकर्स ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की। चीनी सरकार समर्थित हैकरों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश की थी। इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही भारत में लोगों को दिए जा रहे हैं। डॉक्टर मनीष, कैसे इस साजिश का खुलासा हुआ? देखिए, इस खबर को जो न्यूज एजेंसी राइटर्स है उन्होंने दिया, और आपने सही बताया कि जो साइफार्मा है वो एक इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च करने वाली एक फर्म है, जिसने ये बताया कि चाइनीज़ हैकर्स ये 2 इंस्टीट्यूट के ऊपर बाकायदा इन लोगों ने वहाँ के सर्वर, वहाँ के इंटरनल जो सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश की है। और ये जो चाइनीज़ हैकर है, इसका जो कोड वर्ड, इसका नाम जो है, इसको कहते हैं APT10। इसका जो नाम है वो स्टोन पांडा। अब आप देखिए कितनी डिटेल से इस खबर के बारे में सामने आया है कि किस तरह से चाइनीज़ हिंदुस्तान की उन कंपनियों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उसके सर्वर को हैक किया जा रहा है। दरअसल इस हैकिंग के पीछे ये जो चीन की जो चालबाजी है वो इस चीज़ को लेकर के है कि दे वांटेड टू नो कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, जो इनके जो सप्लाई लाइन है, आगे का जो इन लोगों का प्लान है, उसके बारे में पता करना था। अब ये क्यों पता कर रहे हैं? वो इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि जो चाइनीज़ जो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो हिंदुस्तान के साथ कॉम्पीट कर रही हैं। एक तो चीन पूरी दुनिया में पहले उसने अपने वैक्सीन्स को भेजे थे, अच्छा भारी कीमत लेकर के वो भेज रहा है, लोगों को ज़रूरत है, उससे वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इस तरह की खबरें लगातार आ रही है कि जिन जिन देशों में चाइनीज़ वैक्सीन पहुंची हैं वहाँ वो काम नहीं कर पा रही है। कल की खबर है कि पाकिस्तान जो उस पर आश्रित मुल्क है, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो काम नहीं कर रहा है। और इस रेस में हिंदुस्तान चीन को पूरी तरीके से शिकस्त दे रहा है। वैसे दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं उसका 60% हिंदुस्तान में बनता है। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, वो दोनों कंपनी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए वैक्सीन बना रही है बल्कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पे वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं। तो इस रेस में चूँकि भारत ने चीन को पूरी तरीके से परास्त कर दिया है, तो इसको कह सकते हैं ये केस जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के जैसा है। यानी कि भारत की सफलता चीन से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने भारत के कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूला चुराने की साजिश बनाई, जिसका खुलासा हो गया। वहीं चुनावी राज्यों में प्रचार को लेकर बीजेपी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। ऐसे में खबर है कि बंगाल और असम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां होंगी। पीएम मोदी बंगाल में 20 रैली करेंगे, जबकि पड़ोसी राज्य असम में पीएम की 6 रैलियां होंगी। बंगाल यूनिट की तरफ से पीएम मोदी की 25 से 30 रैलियां आयोजित करने की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल 20 रैलियों को मंजूरी दी गई है। डॉक्टर मनीष, 20 रैलियां बंगाल में पीएम मोदी करेंगे तो उसका क्या असर वहां की जनता पर पड़ेगा? ये तो कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए, इसको कह सकते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग का हिसाब किताब इन्होंने लगा दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी हर 3 दिन के बाद 7 तारीख को पहला परेड ग्राउंड में कोलकाता में रैली होगी और उसके बाद से हर तीसरे दिन वो बंगाल में होंगे और अलग अलग इलाकों में वो रैलियां कर रहे होंगे।
अब इसका इम्पैक्ट आप समझ लीजिए क्या होगा। हिंदुस्तान में अभी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कैंपेनर कोई नहीं है, उनसे बेहतर कम्युनिकेटर कोई नहीं है। और चूंकि पूरे देश में जो केंद्र सरकार के जो काम हैं उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिस तरीके से बंगाल के अंदर केंद्रीय योजनाओं को ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दिया, तो ये तो खुला खेल है मोदी जी के लिए। वो तो वहाँ जाएंगे और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के कामकाज के ऊपर इस तरह से नुक्ताचीनी करेंगे कि ममता बनर्जी के पास इसका जवाब नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बंगाल में 50 रैलियां ये तो मोदी साहब करेंगे, 50 रैलियां करने वाले हैं अमित शाह जी, और 50 रैलियां नड्डा जी करने वाले हैं। तो अब आप समझिए कि किस हिसाब से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कैंपेन करने वाली है। यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। उधर पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस की बेचैनी साफ नजर आने लगी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने इससे नाराज गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आजाद के पुतले जलाए गए और नारेबाजी भी की गई। आपको बता दूं कि हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर उन्हें जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया था। डॉक्टर मनीष, क्या पीएम की तारीफ करना इतना बड़ा गुनाह है कि गुलाम नबी आजाद के पुतले जलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये बहाना है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में इस तरह से पुतला जो जलाने की जो कोशिश हो रही है, और देश भर में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में जो बट गई है, उसकी वजह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना ही नहीं है। इससे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से आनंद शर्मा ने, कपिल सिब्बल ने, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के लीडरशिप के ऊपर, सोनिया गांधी के लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर के ये द्वंद्व कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है। जो लोग गांधी परिवार के गुलाम के रूप में इस पार्टी में मौजूद हैं, जो नहीं चाहते कि कोई बदलाव हो, जो चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का कमान सिर्फ गांधी परिवार के पास रहे, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। और रिएक्शन कोई ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए कोई कार्यकर्ता किसी एक जगह पे ये काम कर रहे हैं। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद के इस G23 का जो विरोध है, उसको लेकर के गांधी परिवार में काफ़ी चिंता फैल गई है। अब राहुल गांधी को बचाना है। राहुल गांधी को बचाने के लिए प्रियंका वाड्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक जैसे बिहार में चुनाव हुआ, आपने देखा प्रियंका वाड्रा वहाँ नहीं गई। प्रियंका वाड्रा को अब तक सिर्फ यूपी का इंचार्ज बनाया गया है। वो उनकी सारी जो राजनीतिक गतिविधियां होती है वो यूपी के अंदर सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही ये घटना जम्मू में हुई, जैसे ही ये कपिल सिब्बल या आनंद शर्मा या फिर गुलाम नबी आज़ाद ने गांधी परिवार पे हमला बोलना शुरू किया, तो अपने भाई को कवर फायरिंग देने के लिए मालूम चला कि प्रियंका वाड्रा ने फौरन अपनी सारी रणनीति को बदला, और ये उन्होंने फैसला किया है कि ये दो राज्य जहां राहुल गांधी बहुत कम समय देने वाले हैं, असम और बंगाल, वहां पे भाई का झंडा लेकर के प्रियंका वाड्रा वहां पहुंचेगी। मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार वर्सेस वो लोग जो गांधी परिवार को बाकायदा पार्टी में तो चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व किसी डायनामिक शख्स को देना चाहते हैं। राहुल गांधी से वो अध्यक्ष पद छीनना चाहते हैं। इनके बीच लड़ाई अब शुरू हो गई है। यानी कि पीएम की तारीफ पर जिस तरह से गुलाम नबी आजाद के पुतले जलाए गए, उससे कांग्रेस पार्टी की बेचैनी अब साफ नजर आने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े शोहदों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हाथरस जिले के गांव नौजरपुर में 1 मार्च की देर शाम को अपने खेत में आलू की खुदाई करा रहे लड़की के पिता अमरीश पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से घायल अमरीश की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फायरिंग से खेत में काम कर रहे मजदूरों में भी भगदड़ मच गई। डॉक्टर मनीष, ये क्या है पूरा मामला, क्या घटना हुई है? देखिए, एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है। छेड़खानी करने वाला समाजवादी पार्टी का लीडर होता है। उसकी तस्वीरें, उसके पोस्टर्स, उसके बैनर्स वहाँ इलाके में लगे हुए। अभी किसान पंचायत कर रहा था, अभी वो किसानों के साथ आंदोलन कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर एक केस था क्योंकि उसने लड़की के साथ छेड़खानी की थी। अब इस पर यह दबाव दिया जा रहा था, वो जेल भी गया,
फिर वहाँ से उन्हें बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद वो वापस आया और वो लगातार इस बात का दबाव दे रहा था कि जो केस डाला गया है उसको वो विड्रॉ कर ले। और उसी पे बातचीत हुई और उसके बाद इस शख्स ने, समाजवादी पार्टी के इस तथाकथित लोकल लीडर ने गोली से मार के उसकी हत्या कर दी। अब इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तो जिस तरीके से नेताओं की गुंडागर्दी का ये जो एक एग्जाम्पल पेश हुआ है, ये पूरे देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये एक सवाल उठाता है देश के कानून व्यवस्था के ऊपर भी। अब देखिए, कोर्ट से इसे बेल दे दिया गया, किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया, और जिस तरह से कल एक फैसला सुनाया गया रेप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, वो भी बड़ा शर्मनाक जजमेंट है। इस तरीके से आप जो मन चले हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो गोलियां लेकर के, जो पिस्तौल और रिवॉल्वर लेकर के शहरों में घूमते हैं, उनके लिए आप खुली आज़ादी दे रहे हैं। इस तरह के लोगों को बेल देने की क्या आवश्यकता है, ये सवाल उन जज साहब से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इन्हें ये बेल दिया। ये गुंडे हैं, ये राजनीति पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं और इनके लिए मार पीट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको लगता है कि वो राजनीतिक संरक्षण ही नहीं मिला हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तमाम 5-7 लोग जिस पिता की हत्या में शामिल हैं, वो उन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए ही नहीं लगना चाहिए, ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसके नीचे कुछ नहीं। यानी कि हाथरस की ये घटना नेताओं की गुंडागर्दी का उदाहरण तो है ही, साथ ही ये घटना देश के पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वहीं राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है। नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। इस विलय के बारे में पिछले साल जून के महीने में सूचना दी गई थी, जबकि 1 मार्च को राज्यसभा सचिवालय के कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई। यानी कि अब संसद की कार्रवाई देखने के लिए 2 अलग अलग चैनलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर मनीष, क्यों इन दोनों चैनल्स का मर्जर हुआ है? मर्जर इसलिए हुआ है कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर है कि आप न दूरदर्शन को ठीक कर पाए, ना प्रसार भारती को ठीक कर पाए, और ये 2 चैनल ठीक ठाक चल रहा था, इसके प्रोग्रामिंग्स वगैरह ठीक चल रहे थे। इसे भी आपने किस तरह के लोगों को आपने इसका इंचार्ज बना दिया जिसे टेलीविज़न का ABCD नहीं मालूम था। और ये फेलियर सरकार को मानना पड़ेगा कि आप एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन को, जिसके जरिए हिंदुस्तान बड़ा हुआ है, हम लोगों के जनरेशन ने तो दूरदर्शन को देखते हुए ही हम लोग टेलीविज़न देखे हैं, समझे हैं, उसमें अच्छे अच्छे सीरियल से लेकर के अच्छा कंटेंट से लेकर के लोगों की सेवा करने वाले भी उस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती थी। एक दूरदर्शन अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसे बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन बंदर के हाथ में आप नारियल दे दोगे तो क्या होगा। यही हाल इस दोनों चैनल का हुआ है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, बिकॉज इन लोगों को चलाने वाले लोग इतने काहिल लोग थे, इतने नकारे थे कि इन लोगों ने एक अच्छे चैनल को बर्बाद करके रख दिया। और इसलिए शर्मसार होकर के सरकार को अब ये करना पड़ा है कि अब इस पर सिर्फ संसद की कार्रवाई दिखाने के लिए आपने इसे विलय कर दिया है। सवाल कई और हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो सरकार के पैसे से जो चल रहा है, जो टेलीविज़न का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसको सही ढंग से चला सके। यानी कि जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा टीवी का मर्जर हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नाकामी सामने आई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।